प्रेसिडेंट का बयान देख लीजिए, हर कुछ वक्त पर कोई ना कोई बड़ा लीडर ये स्टेटमेंट देता है कि पीओके हमारा है और पीओके हम लेकर के रहेंगे। अच्छा है कि नारे के तौर पर तो बात ठीक है, लेकिन ये काम क्या ऐसा है जो हो सकता है? इस पर एक गंभीर डिस्कशन होना चाहिए। आज हम लोग वो बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत स्वागत दीपक आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। मैंने देखा सर आपने भी इस पर बात की है। मैंने जैसे कहा कि एक नारा, एक स्लोगन या एक रिजॉल्व भी कह लीजिए, चलिए पॉजिटिव तरीके से, भाई हमारा एक रिजॉल्व है कि ये पीओके हमारा अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये हमारा कश्मीर का हिस्सा है, ये पाकिस्तान ने चोरी कर रखा है, इसको हम वापस लेना है। लेकिन कैसे? ये मतलब भारत के अंदर मोदी जो कर ले, ये तो आप अपनी सीमाएं पार करके, अब उसमें भी लोग कहेंगे हमारी सीमा तो नहीं, हमारी सीमा तो वो है जहां गिलगित बाल्टिस्तान खत्म होता है। आप मान लो अपने मन में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पार तो एलओसी करनी पड़ेगी ना वहां पर। और एलओसी पार करने का मतलब हम सब समझते हैं क्या है, भाई आप बिना जंग किए तो ये काम कर नहीं सकते। और मोदी जी के खुद के शब्द हैं कि ये काल युद्ध का काल नहीं है, दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो फिर कैसे काम होने वाला है? 19 अगस्त से पहले अगर आपसे कोई पूछता 370 खत्म हो सकता, मोदी जी कर सकते हैं, तो कुछ इसी तरह का जवाब आपका होता कि 77 साल में नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की विधानसभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिवाइव करना पड़ेगा, संविधान संशोधन होगा, कैसे हो सकता है? कश्मीर में आग लग जाएगी, चीन आ जाएगा, अमेरिका दबाव डालेगा और सारे इस्लामी देश जो है खिलाफ हो जाएंगे आपके, तेल कहाँ से आएगा, तेल मिलना बंद हो जाएगा। ये सब बातें कही जाती थी। और जम्मू कश्मीर के नेता क्या बोलते थे ये तो याद ही है हम लोगों को। तो जब घटना हो जाती, कोई चीज़ हो जाती है तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। आज हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता कि 370 हट गया। वो बड़ी सामान्य सी बात लगती है कि हाँ ये घटना हो गई, कर सकते थे, इससे पहले की सरकारें भी कर सकती थी, कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। उसी 370 अनुच्छेद 370 में से ही उसको खत्म करने का रास्ता निकाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से प्रोवाइडेड था। लेकिन ये इसकी तुलना जो है पीओके से नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा था। तो लेकिन सवाल ये हम है, अपने सीमाओं के अंदर जो मर्जी करें, हमारी सरकार की रिट चलती है वहां पर। आप कह सकते हैं कि भाई जोखिम है, सब है, लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र में है। ये तो दूसरा ही मामला है ना। दूसरा मामला है। लेकिन आपने एक वाक्य जो इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। तो युद्ध की बात कौन कर रहा है? अपना सामान वापस लेना युद्ध कैसे हो गया? ऐसा हलवा थोड़ी है सर। हलवा तो कुछ भी नहीं होता। हलवा तो जो है एक सड़क का नाम बदलना भी नहीं होता है। औरंगजेब रोड का नाम बदलने में 77 साल लगे तो हलवा होता तो जो है बहुत पहले हो गया होता। लेकिन आप ये मत देखिए कि यहां क्या हो रहा है, ये देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह की दहशत है। वो याद कीजिए इमरान खान का वो दृश्य, जब खुले मैदान में खड़े होकर कह रहे थे भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है, पीओके ले लेगा। जब दुश्मन के दिल में डर बैठ जाए तो आपका आधा काम हो जाता है। फिर वहां पीओके के जो स्थानीय लोग हैं, वहां जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। देखिए आतंकवाद से हम लोग लड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर में अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, पंजाब से खत्म किया। पंजाब में भी खत्म इसलिए कर पाए कि आधी से ज्यादा आबादी आपके साथ थी। जब तक स्थानीय लोग साथ नहीं होंगे तब तक इस तरह का कोई एक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। और एलओसी क्रॉस करने की बात यही तो, आप कारगिल याद कीजिए, कारगिल में अमेरिका का दबाव था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे आप। आखिर एयर स्ट्राइक में एलओसी क्रॉस कर लिया हमने। आप कह सकते हैं कि फुट सोल्जर्स नहीं गए, लेकिन एलओसी तो क्रॉस की। जब ये खबर आई, उमर अब्दुल्ला का पहला जो बयान था कि कौन सी जगह एलओसी के पार कि इधर, जब उनको बताया गया तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे हो गया। और उस समय रिएक्शन, आप इंटरनेशनल रिएक्शन देखिए। विरोध तो दूर की बात है, सबने कहा भारत को अपनी टेरिटरी का, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है। दूसरी बात,
ये हो रहा है कि नहीं ये तो हमको नहीं मालूम, हमको नहीं लगता हम लोगों में से किसी को मालूम है कि हो रहा है कि नहीं। सरकार तैयारी कर भी रही होगी तो उसकी हवा नहीं लगेगी। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए 2017 में, अक्टूबर 2017 में ब्रिटिश संसद से प्रस्ताव पास होता है कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान ये भारत का संवैधानिक और कानूनी अंग है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है 1947 से। ब्रिटेन को क्या जरूरत? और ब्रिटेन का रिकॉर्ड देखें आप तो वो तो ज्यादातर पाकिस्तान के समर्थन में ही रहते हैं जी। तो ये अचानक ऐसा तो हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री उठे ब्रिटेन के सुबह और कहा कि आज संसद में ये प्रस्ताव पास कर देते हैं। कुछ तो एफर्ट यहां से हुआ होगा। ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की लीगेसी का सबसे बड़ा काम होगा अगर कर पाते हैं। आपका मानना है कि कुछ चल रहा है इस बार? कुछ चल रहा है, कुछ होगा। क्या होगा, सफल होंगे नहीं होंगे, अल्टीमेटली ये कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये भी नहीं मालूम है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है। और ये बयान रेटरिक नहीं है केवल, ये भाई किसी देश का विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, सार्वजनिक रूप से बोले, तो आपको लगता है कि वो इन सब की अपनी निजी राय है? तो ये निजी राय पहले कहां थी? क्या क्या बोला था अमित शाह ने संसद में? क्या बात करते हैं, पीओके हमारा हिस्सा नहीं, अरे जान दे देंगे। ये गृह मंत्री को संसद के फ्लोर पर ऐसे बोलते हुए पहले सुना था कभी? तो अब सरकार क्या कर रही है तो हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डर से ऐसा लगता है, और 370 हटा के हमने एक तरह से जिसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन किस तरह का होता है वो भी वो देख लिया। हाँ, एयर स्ट्राइक करके देख लिया। दूसरे के मैटर में कोई अब कूदने नहीं आता। एयर स्ट्राइक पर भी लोगों ने कहा कि भाई वो तो पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने अपने ही हाँ, आप लाहौर में अगर अटैक करें, कराची में करें, इस्लामाबाद में करें, तो उसके इंप्लीकेशंस अलग होंगे। ठीक है सर, आपका मानना है कि कुछ हो रहा है, ये बयान भी नहीं आ रहे हैं तमाम बड़े नेताओं के, अब कुछ हो रहा है क्या, ये हमें देवेंद्र जी बता सकते हैं? हाँ? इसके सौरभ 4 हिस्से हैं। इसको देखा जाए तो जो गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत करके ये समझ में आता है, या सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ये समझ में आता है कि 4 हिस्से इस रूप में है कि पहला, इंटरनेशनल लेवल पे जो ओपिनियन है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, मतलब कूटनीतिक सहारा आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आर्थिक मोर्चे पे क्या कुछ चल रहा है। तीसरा, लोगों के बीच यानी कि जनमानस किस प्रकार का है। चौथी चीज़ कि मिलिट्री ऑप्शन। चौथी चीज़ को आप तो सीधे सीधे रूल आउट कर दें, जैसे ये रशिया और यूक्रेन वाली स्थिति नहीं है। रशिया यूक्रेन वाली स्थिति इस लिहाज से हो गई रशिया के लिए मुफीद क्योंकि दोनों के मिलिट्री पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ आज भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री पावर की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट कंपेटेबल दिख जाएंगे वो। मतलब ये ठीक है कि आप लीड ले लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन वो भी आपको डैमेज करेंगे, खासतौर पर तब जब दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। उस कंडीशन में तो मिलिट्री ऑप्शन तो अब पीएम का जैसा कि आपने लाइन ही कोट किया तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं उसमें जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को अगर आप देखें तो जिस दिन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था उसी दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर में ह्यूमन राइट को लेकर डिबेट भी कराया गया। तो जाहिर तौर पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासतौर पर आने से पहले तक तो एकदम दौर ही चला पूरी दुनिया में कि कश्मीर को सिर्फ एक हिस्से में पेंट किया गया जो हम लोगों वाले हिस्से का है और हम लोगों से जो छीन लिया गया उसकी बात ही नहीं होती। ह्यूमन राइट वायलेशन की अगर बात हो तो वहाँ तो इतने अनगिनत केस हैं जिसकी अगर चर्चा करें इंटरनेशनल फोरम पे तो समय ना बचे, लेकिन वहाँ वो होता नहीं है। उस कंडीशन में इंग्लैंड में जाके विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान कहना, ये बयान वो कहीं और भी दे सकते थे। और खासतौर पर लंदन की सौरभ बात कर लेना तो वहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो अगर इंडियन को भी गाली देना होता तो पाकी कहते हैं, गाली शब्द है पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी डोमिनेंट है वहाँ पे, शब्द है और पाकिस्तान डोमिनेंट है वहाँ पे। और वहाँ पे जाके कश्मीर को, और उन्होंने क्या किया, मॉडल दिया कि भाई एक तरफ हमारा कश्मीर, हमारे पास जो अभी कश्मीर है उसमें हमने क्या किया, जो हमसे छीन लिया गया वहाँ क्या स्थिति है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे हमारा सेटअप है, 370 जब खत्म किया गया उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, डेवलपमेंट हम किस प्रकार से करा रहे हैं और चुनाव किस प्रकार से करा रहे हैं। दूसरी तरफ पीओके में क्या स्थिति है, वहाँ किस प्रकार की अथॉरिटी वाली शासन चलती है। तो वो एग्जाम्पल विदेश मंत्री के द्वारा दुनिया के सामने रखा गया। सिर्फ वो एक जर्नलिस्ट का जवाब के लिए जवाब नहीं था, दुनिया के सामने रखा था कि जो हमारे पास है उसको हमने किस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से आज डेवलपमेंट के मॉडल के तौर पे दिखाया है, जहाँ इतने वोटर्स आते हैं। और दूसरी तरफ क्या स्थिति है,
वो एक काम आर्थिक मोर्चे पे देखें तो अभी हम लोग जब लोग बात कर रहे हैं तो आईएमएफ की टीम एक ऑलरेडी पाकिस्तान में है, जो $7 बिलियन का कर्ज दिया गया था। और आईएमएफ कर्ज इसलिए नहीं देती है कि आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, इसलिए कर्ज देती है कि आपको किसी तरह से बचा लिया जाए, आपके सिस्टम को राहत देने के नाम पे। और वो जो शर्तें उन्होंने रखी थी इंस्टीट्यूशन का, उसकी देखने के लिए आए हुए हैं कि अगर उसका पालन नहीं किया गया तो हम बाकी की किस्त रोक देंगे। तो आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान इतना बिखरा हुआ है कि उस समस्या का असर भारत को मिलेगा आगे पीओके के मामले में, क्योंकि पीओके के लोग भी तो ये देख रहे हैं ना कि सड़क पे जैसे वो प्रदर्शन करते हैं कि दूसरे हिस्से में कैसा डेवलपमेंट है। आपने जो बातें कही उसमें आपने मिलिट्री ऑप्शन तो रूल आउट ही कर दिया, मिलिट्री ऑप्शन ठीक है। अब आपने तो अब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां अपने आप बन जाएंगी, बन ही रही हैं। नॉट आप पीओके में कई बार रिपोर्ट नहीं होता कि वहां लोग सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और एक समय आएगा जब पीओके कौन क्या हो सकता है कि लाहौर के लोग ये कहना शुरू करें कि भाई लॉ ने बनाया था लाहौर को, तो अब हमें इंडिया का मॉडल ही अच्छा लगा। आप यूट्यूब सर्च करके देख ले, वहां पे कितने सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। ये तो बड़ा बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट है, और वो भी अगर इसी दिशा में ये सारी चीजें चलती रहें तो तब जाके भविष्य में कभी कुछ होगा, वो तो एक अलग ही बात होगी। लेकिन जो बात आप 50 साल में होगा, 100 साल में होगा, किसी को मालूम नहीं, होगा भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल किए बिना, बात है किस पैमाने पर। 2 साल पहले जो आर्मी चीफ है वो कितना कमजोर है। आज भारत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला चीन से है मिलिट्री पावर में, पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। और ये न्यूक्लियर थ्रेट जो है ये फालतू की बात है। कारगिल का युद्ध पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने के बाद ही हुआ। एयर स्ट्राइक और जो है सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद ही हुई नहीं, उसके बाद वो भी आ गया था। लेकिन दोनों बात सर, कारगिल उसने शुरू किया था, और आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका पैमाना जो है वो उतना बड़ा नहीं है ना कि आपको कहीं चढ़ाई करने की। एक और चीज आप भूल रहे हैं, कारगिल से उसके एयरफोर्स भी फिर जम्मू पे आके गिरा के गया है कश्मीर में। वो रिटेलिएशन में वो मारी नहीं खाता रहेगा। ये थोड़े हो सकता है कि वो कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा क्या, तो ऐसे तो होगा नहीं। भारत चीन अभी 4 साल जो है भारत और चीन की फौजें आमने सामने रही। बिल्कुल ठीक। तो आप कह रहे हैं मिलिट्री यूज के बिना तो ये काम नहीं होने वाला। वो होगा ही। सवाल ये है कि 2 साल पहले अभी आर्मी चीफ से पूछा गया यही सवाल, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हम तैयार हैं। वही बात है, आर्मी चीफ और कह सकते हैं, आर्मी चीफ यही कहेंगे। ये तो थोड़े कहेगा कि हम कल सुबह जा रहे हैं। आर्मी चीफ ये भी नहीं कह सकता कि हमको ऑर्डर मिलेगा तो हम सोचेंगे, ऑर्डर मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा। हम तैयार नहीं है, ये भी तो नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने आज पहले कहा नहीं, वो टाल सकते थे, कह सकते थे भाई ये पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना है, ये हमारा विषय नहीं है। सर कितनी बार पाकिस्तान गया? मैं 6 बार। 6 बार जी। किस किस दौर में? मैं 3 बार एनडीए में गया, और 4 बार एनडीए में गया, और 2 बार, एक बार एसएम कृष्णा साहब के साथ गया, एक बार पी चिदम्बरम साहब के साथ गया। लेकिन वो दोनों बड़े मेरे अनफॉर्चुनेट टूर थे, क्योंकि हम बड़े बड़े डॉसियर दे के आते थे वहाँ पर कि भाई इसको दे दो, इसको दे दो, लखवी को दे दो, हाफिज सईद को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। होता हवाता कुछ नहीं था, और बड़ा सैड सा माहौल बन के जाता था। बता रहे थे एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पूछ लिया था कि दाऊद कहाँ पर है। हाँ, दाऊद कहाँ पर है। मैंने बोला कराची में है या रावलपिंडी में है। तो उनके चेहरे का रंग जो है वो कई सेकंड्स के लिए उड़ गया था। 30 सेकंड तक वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बड़े स्ट्रेट अवे कहना चाहता हूँ। मैं उस वक्त दौर की बात कर रहा हूँ जब डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज हुआ करते थे, और भारत और पाकिस्तान के बीच हाइटन टेंशन था। करगिल वॉर हो चुका था, उसका थोड़ा ही वक्त गुजरा था। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या सर, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ हिस्सा उसका ऑन द रिकॉर्ड था। मैंने उनसे पूछा था। किससे? उमर अब्दुल्ला से? नहीं, जॉर्ज फर्नांडीज। हाँ, मैंने उनसे पूछा था, सर अगर पाकिस्तान आप पे एक न्यूक गिरा दे, बोले वो तो हमारा कुछ पेराफेरी ही कवर कर पाएगा ना, हमारे पास जो न्यूक है वो पूरे पाकिस्तान को जड़ जमीन से खत्म कर देगा। उस देश का दुनिया के नक्शे पे नाम ही नहीं होगा। लेकिन हम कभी ये करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहते, और इस मजबूरी को पाकिस्तान बहुत बेहतर ढंग से समझता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की सेना का कोई कंपैरिजन नहीं है। चलो हमारे पास न्यूक्लियर नहीं था ना, तब भी हमने 4 जंग हराई है उनको, 4 जंग रिकॉर्ड। बांग्लादेश की वॉर हमने उनको हराई, 1947 में हमने उनको खदेड़ा,
उसके बाद चाइना वार के बाद जो हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने उनको खदेड़ा। तो हमारे और उनकी सेना के अंदर बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर जब भी पीओके आएगा तो बिना मिलिट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी बुद्ध का देश है या युद्ध का देश, या युद्ध का देश नहीं बुद्ध का देश है, हम ये कहते हुए एकाएक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे चढ़ाई कर देंगे। बट ये मिला जुला रूप होगा जो इस वक्त पाकिस्तान। सर पहले तो इंटेंट की बात है, ये इंटेंट में भी है क्या? देखिए कुछ चीजों को संकल्प, मैं बड़ा प्लेनली कह दूं, कुछ चीजों को आप कहते तो रहते हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती हैं और वो कहना आपकी मजबूरी है, लेकिन दिल में सब जानते हैं कि भाई ये काम नहीं हो सकता। अब जो जैसा है उसको हमें वैसे का वैसा मजबूती के साथ रखना है। जो लेकिन कुछ और ले आएंगे, उसकी पॉलिटिकल विल पावर पर डिपेंड करता है। क्या सर? जो सत्ता में है उसकी पॉलिटिकल विल पावर पर डिपेंड करता है। ये है इस सरकार की विल पावर पे। निश्चित रूप इस सरकार की नहीं है तो किसी सरकार की न थी और न होने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। कई बार परिस्थितियां अपने हिसाब से भी चेंज हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मैंने कई साल कवर की है, मैं दुनिया के हर कोने में घुमा हूं। गली की जो गुंडाई होती है ना, गली के 2 गुंडे होते हैं, शहर के 2 गुंडे होते हैं, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वैसी ही होती है। उसी तरह पड़ोसियों के आपस के झगड़े होते हैं जिसमें एक आदमी चौधरी बनने की कोशिश करता है। तो मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं, ये मिक्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होगा और जो ग्राउंड पर ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान अब देश नहीं बचा है, पाकिस्तान थोड़े दिनों में एक मजाक बन जाएगा। पाकिस्तान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मजाक है। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सीरियसली अमेरिका इस बात को कंसीडर कर रहा है कि पाकिस्तानियों को अब अमेरिका का वीजा ही ना दिया जाए। इस बात पे बहुत सीरियस खबर चल रही है कि ट्रंप जो है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अच्छे खासे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जंग होती है ना, तो मैंने 2-3 जंग बहुत नजदीक से देखी है। नॉर्थ मिडिल ईस्ट तो मैं काफी घूमा हूं। जब एक सेना बढ़ती है ना, 10 कदम भी बढ़ती है, और जब आपको पता है, सैनिकों को पता है आप कमजोर हो, पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश वार में हो चुका है, तब वो खुद ही पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने इराक में खूब देखा इस तरीके से, वो खुद पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। क्या वैसी परिस्थितियां बनेंगी? मैं रूल आउट नहीं कर सकता उसको, मिलिट्री नहीं, दोनों मिक्स होगा। ये मिलिट्री भी होगा और ये कल ये विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया तो उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही। अच्छा, वो बात किसी को बुरी लगी हो तो अलग बात है, लेकिन सोचने वाली बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, आप पीओके लेना चाहते हो लो, हमने तो रोका नहीं। कल लेते हो आज लो, क्यों नहीं लिया अभी तक? फिर उन्होंने उसके बाद यह भी कहा कि कारगिल की लड़ाई चल रही थी, आपके पास सारा दुनिया आपके साथ थी, आपके ऊपर हमला हुआ था, आपकी टेरिटरी पर कब्जा किया गया था, आप उसको छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके पास तो सारा नैतिक बल था, लड़ लेते आप पाकिस्तान से पूरी लड़ाई। ये बड़ी मैं आपने एलओसी पार नहीं की। नहीं सर, अच्छा सर देखिए, नहीं ये मूर्खतापूर्ण बात है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर से जो मिनिस्टर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर रह चुका हो। मेरी बात सुनिए, हमने पाकिस्तान से जितनी जंग लड़ी है, जितनी भी, कश्मीर उसमें कहीं ना कहीं सेंटर में रहा है। बांग्लादेश की लड़ाई में भी पाकिस्तान जो है वो आपके नॉर्दर्न फ्रंट पर ही कुछ करना चाह रहा था, कोशिश करना चाह रहा था, वो नहीं कर पाया था। 48 में जहां से कश्मीर का झगड़ा शुरू होता है, उनके कबायली जो थे वो आए, आपकी सेना ने सैनिक कबायली के सेना और आपने उनको खदेड़ा और आधे रास्ते आपने अपनी फौज को रोक दिया कि बस इतना ही। नेहरू जी ने रोक दिया, आप चले गए यूएन में कि हम तो साहब बहुत सभ्य लोग हैं, हम जंग से नहीं, हम तो मीडिएशन से काम अपना करवाएंगे। झगड़ा वहां से शुरू हुआ। 48 में सारा किस्सा आप खत्म कर सकते थे। 65 में आप लाहौर तक पहुंच गए थे। 65 की लड़ाई मानी जाती है इतिहास में, वर्ल्ड वॉर्स के बाद शायद सबसे बड़ी टैंक बैटल मानी जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच। लाहौर आज भी वो तस्वीर दिखाई देती है, इसमें लाहौर 0 किलोमीटर दिखाई देता है आपकी फौज। आपने तब कुछ नहीं किया। 71 में आपने लगभग 1 लाख फौजी उनका पकड़ रखा था, आपने यूं ही छोड़ दिया उसको, कुछ नहीं कराया आपने कश्मीर के ऊपर। फिर अगेन 99, 4 उदाहरण तो मैं दे रहा हूं आपको। 48 में जनरल करियप्पा सेनाध्यक्ष थे, नेहरू जी से कहा 1 महीना और दीजिए, पूरा पीओके हमारा होगा। नहीं माने, कैबिनेट में नहीं गए, सीधे बिना कैबिनेट में गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए। एक बात। दूसरी बात, जो 65 की आप कह रहे हैं कि लाहौर पहुंच गए, बिल्कुल सही बात है। उस समय आर्मी चाहती थी कि लाहौर पर कब्जा कर लिया जाए। यहां मीटिंग हुई और यह हुआ कि लाहौर पर कब्जा तो अभी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाहौर को
बनाए रखने के लिए कब्जे में जितनी बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की जरूरत होगी वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इकोनॉमिकली। तो जो ये बातें आप बता रहे हैं उस समय की परिस्थिति और कारगिल वार, अमेरिका आपकी गर्दन पे बैठा हुआ था कि खत्म करो। आज भारत की आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत का मुकाबला इन चारों परिस्थितियों या सर ये चारों परिस्थितियां ये बताती हैं कि आपकी सेना हर बार वो काम करने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, आपने ना रोका। वही मैंने बात कही कि पॉलिटिकल विल पावर वो नहीं योर आर्मी वाज विनिंग ऑन द ग्राउंड, यू लॉस्ट ऑन द टेबल। बिल्कुल, खासतौर से 71 का तो मतलब सब कुछ जीतने के बाद हम जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर हार कर आए। तो वो तो इतिहास की बात हो गई। अभी बात हो रही है पीओके की, क्या ये संभव है? मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि होने जा रहा है या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ये संभव है और इसी सरकार में संभव है। आज जो परिस्थिति है, देखिए परिस्थिति और समय, आज जिस तरह की अनुकूल परिस्थिति वैश्विक स्थिति में भारत है, इतना अनुकूल भारत के लिए वैश्विक परिदृश्य कभी नहीं रहा जो आज है। इस तरह का स्ट्रेचर भारत के प्रधानमंत्री का कभी नहीं रहा जो आज है। पिछले 10 साल में अगर वो ऐसा रहता, मिलिट्री ऑप्शन रहता तो क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया गया होता? ये कोई तर्क नहीं होता। सुन लीजिए, 10 साल में क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं था, मतलब प्रायोरिटी में नहीं रहा होगा। 77 साल में 370 हटाने को क्यों नहीं हटा लिया? पीओ के प्रायोरिटी में तो रहा ही होगा ना सर, तब भी नहीं किया गया। प्रायोरिटी में होना और उसके लिए तैयारी होना। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन रहे हो, एक वॉर जैसे ही होगा ना 10वीं 12वीं 15वीं, क्योंकि वो भूखा नंगा देश है, बर्बाद है, उसका कुछ उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। वॉर की कॉस्ट आप ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका ग्रोथ कहीं और जा रहा है। तीसरी चीज की मिलिट्री शासन जब आप सौरभ देखते हैं तो जो नंबर्स की आप तुलना करते हैं ना, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आपका एक बड़ा सा चाइना उधर खड़ा हुआ है, तो उससे जब तुलना कीजिएगा तो वो भी आपको अच्छे तरीके से डैमेज करने की स्थिति में है। और वो डैमेज आप अफोर्ड करना नहीं चाहोगे। मान लीजिए हमने पाकिस्तान बर्बादी कर दिया और हमारा 20% भी बर्बाद हो जाए, क्या ये देश ये चाहेगा? 10% ही हमारा बर्बाद हो जाए, क्या ये देश चाहेगा? कोई वो ऑप्शन ही नहीं चाहता है, नहीं, मिलिट्री का वो ऑप्शन ही नहीं है। युद्ध लड़ता नहीं, दूसरी युद्ध लड़ना पड़ता है कि अमेरिका और चाइना जैसे देश उस इसका। कंडीशन में सौरभ चुप नहीं रहेंगे। ट्रंप का आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिजनेस मोड में वो ऑलरेडी आ गए हैं। जैसे इस तरह के फ्रंट आप खोलेंगे ना, फिर उनके तमाम दूसरी अभी आप खुद ही बता रहे थे कारगिल के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर था, यूएस का प्रेशर था कि लड़ाई जल्दी खत्म करो, इसीलिए हमने क्रॉस भी नहीं की एलओसी, लेकिन हम उस पार जाकर के भी कर सकते थे। तो यहां तो आप एक हिस्सा ले आने की बात कर रहे हैं, ये यूं ही दुनिया होने देगी जितना संसाधन रहेगा। और आज की स्थिति जमीन आसमान का अंतर है, कोई तुलना नहीं है सर। तुलने की अब स्थिति चाइना भी बैठा है सर, उससे तुलना वहां चाइना भी बैठा है, पहले भी बैठा पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में चाइना बैठा है। 370 हटाया तब भी बैठा था, जब करगिल हुआ तब भी बैठा था। देखिए उनके लिए मैं चाइना की तरफ से बोल रहा हूं, ये चाइना तो अपनी तरफ से ये देखता है ना कि भाई ये इंडिया के हिस्से में जो इसकी क्षेत्र में आता है, अभी इसने वहां कोई परिवर्तन किया। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि चाइना ने कभी पूरे जीवन में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। चाइना युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो 4 साल तक अपनी फौज खड़ी ना रखता, लद्दाख ले गया होता। तो इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि चाइना बैठा है इसलिए हमको डर जाना चाहिए, चाइना क्या करेगा ये सोचना। मॉडर्न हिस्ट्री में सर या इस शताब्दी के अंदर एक ही उदाहरण है, मैं कोई बहुत ज्यादा मिलिट्री अफेयर्स का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है केवल एक रूस का उदाहरण है कि किसी दूसरे देश ने अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके और उसका कोई हिस्सा कब्जा कर लिया। और देखिए क्या स्थिति हो रही है, ये वो क्रेमिया में कर चुका है और ये इसने अभी 4 साल से जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर उसने किया। अदरवाइज आप मुझे बता दीजिए, चाइना इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, वो ताइवान करता रहता है, चीखता रहता है इंटरनेशनल फोरम पे, आज तक ले पाया ताइवान। आप एक बात मत भूलिए सौरभ कि इसी दुनिया के अंदर, इसी यूरोप के अंदर बर्लिन वॉर भी गिरी है, बर्लिन वॉल भी गिरी है। तो आप ये मत भूलिए कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों एक हो गए थे। तो परिस्थितियां कैसे बदलती है इसको आज ना मैं डिसाइड कर सकते हैं ना आप डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आदमी को अंततः क्या चाहिए, उसको चाहिए 2 जून की रोटी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में क्या है, मैं मानता हूं वहाँ कट्टरपंथ है, मैं मानता हूं वहाँ दुनिया भर की हर तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन जब कंपेयर होता है ना
कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या है और श्रीनगर के अंदर क्या हालात है, वहां वो तो पर आपने तिजारत करना ही और नहीं। व्यापार कैसी है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरह की है। सब ये जो रिश्तेदार है ना, एक तरफ से दूसरी हर तरफ जाते फ्रंट हैं। पर तो वो मार खा रहा है। बलूचिस्तान में बम फट रहे हैं, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी वहां हमला हुआ, आतंकी हमला, अभी इनके आर्मी चीफ वहां थे। अफगानिस्तान इनको रोज पीटता है। सोचिए, तालिबान भी मार रहा है अब तो पाकिस्तान तो को। तालिबान इनके सैनिकों को मार रहा है। ईरान मार रहा है। उनके तो जितने बॉर्डर हैं हर जगह ये हो रहा है। उनका हर फ्रंट खुला हुआ है, उनका हर फ्रंट खुला हुआ है। और ऐसे में थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सपना अधूरा नहीं रह आप तो सकता। पाकिस्तानियों से खूब मिले हैं, ये जो ये नारा लगाते रहते हैं कश्मीर हमारी शारग है। अब बोलते हैं ना, वो सब बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं। और 90% लोग वहाँ के जितने एक्सपर्ट हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि साहब ये गलती थी हमारी, बहुत ऐतिहासिक गलती थी और ये उनका वाकई हिस्टोरिकल ब्लंडर था। मैं पाकिस्तानियों को हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो, मैं पाकिस्तान में भी बोल के आया हूँ, उनके मुंह पे बोल के आया हूँ कि देखिए भाई साहब, हमारे इंदौर में कहा जाता है कि कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली कुछ भी पालो, मुगालते मत पालो। मतलब जबरदस्ती की ओवर कॉन्फिडेंस मत पालो कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। आपके घर में दाना ही नहीं है, आपके घर में रोटी ही नहीं है, तो क्या कश्मीर से क्या करोगे। और कश्मीर का चूरन चटा चटा के वो देश बर्बाद हो चुका है। वो देश सिर्फ इसी आधार पर खड़ा हुआ है कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वरना उस देश का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और किसी भी तरह का कोई इतिहास नहीं है। भारत के बिना वो देश अधूरा है। इस बात को और इस हकीकत को भूलिए मत। और इस हकीकत को सबसे बेहतर अगर कोई समझता है तो वो यूनाइटेड किंगडम समझता है, क्योंकि उन्होंने हम पे राज किया है और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उनको ये पता था कि भारत की सामरिक सिचुएशन आज के 50 साल बाद क्या होगी, कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया है। सोचिए, अगर हम अफगानिस्तान तक जाने वाले होते और भारत की सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लग रही होती तो हमारी जो सामरिक क्षमता है वो क्या होती। नहीं, बाकी छोड़ दीजिए, केवल गिलगिट बाल्टिस्तान होता हमारे पास तो हमारी सामरिक क्षमता क्या होती। तो हमारी सीमा चीन से लगी नहीं रही होती, हम तिब्बत के पड़ोसी होते। और गलती के हिसाब से तो तिब्बत भी चाइना ने ऑक्यूपाई ही किया है। तिब्बत भी एक तरह से भारतीय पुराने भारत के नक्शे को देखा जाए कब्जा ही किया है, कब्जा ही किया है उसने। occupied है। और यही अक्साई चीन की हालत है। और जब अमित शाह जी ने कहा था तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए नहीं कहा था। उमर अब्दुल्ला ये बात भूल गए कि उन्होंने अक्साई चीन के लिए कहा था। और मैंने, उमर अब्दुल्ला बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैंने उनकी बात को मूर्खतापूर्ण इसलिए कहा जो उन्होंने कहा कि करगिल के टाइम क्यों नहीं घुस गए। अरे 1998 में हमारे पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे थे। 1998 में हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, हमने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भी एक दिखावे के लिए परमाणु परीक्षण कर लिया था और हम दोनों न्यूक्लियर देश थे। और 99 में ये वॉर हम पर थोप दी गई थी, वाकई थोप दी गई थी। क्या ऐसा है कि भारत की सेना ने तैयारी नहीं की थी? जनरल विपिन रावत का पूरा प्लान बना हुआ था कि वो एलओसी क्रॉस कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी पूरे भाषण के दौरान, युद्ध के दौरान, ये नहीं कहा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात कही, कब कही? जब करगिल विजय दिवस हो गया, 26 जुलाई हो गई और नवाज शरीफ को 5 जुलाई 1995 को बिल क्लिंटन ने बुला के साफ बोल दिया था सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस के सामने कि आपके पास भारत के से पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं फॉर ए फैक्ट कि उस मीटिंग के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया जा रहा था। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उस बैठक के पहले वो ब्रजेश मिश्रा जी से बात करें। वो सब फ्लाइट में थे, लेकिन भारत की जो स्टेटेड पोजीशन थी डिप्लोमेसी के लेवल पे वो बड़ी क्लियर थी कि भारत और पाकिस्तान के मसले पर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारत अमेरिका की उस बैठक के अंदर भी नहीं गया और ये डेयरिंग किसी ने दिखाई थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जब उमर अब्दुल्ला जो जुलाई 2001 के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स बने थे, उनको पता थी भारत के सामने उस वक्त वैश्विक क्या चुनौतियां हैं। अगर अपनी गैलरी पे खड़े होने के लिए, कश्मीर में वाहवाही लूटने के लिए ये बयान दे ले तो अलग बात है, वरना वो जन्नत की हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि फिर पीओके ही नहीं, वो हिस्सा भी लेके आना है जो चाइना के पास है। उसमें सौरभ हाइट ये और उन्हीं के पिताजी, सॉरी
उन्हीं के पिताजी ये कहते थे कि 370 हटाने के लिए हमको चाइना के पास जाना पड़ेगा कि 370 फिर से लागू करवाओ, जब 370 हट गए। ये उन्हीं के पिताजी थे, और वो ही कह रहे हैं कि देखिए चाइना से आप अक्साई चीन से जो है चाइना आप खुद ले जब वो लीजिए। बयान दे रहे थे तो उसमें इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं थी। एलजी के एड्रेस पे, यानी कि आपकी सरकार के जो मुखिया हैं उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत आपको बोलना है, और आप ये टॉपिक लेके आ रहे हो, सही तौर पे आपको विवाद खड़ा करना है। और उसके पहले उनके एक विधायक ने तो और कमाल की बात कही थी, उमर अब्दुल्ला ने इसको खड़ा करके बुलवाया था उनको। वो ये बता रहे थे कि पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अच्छा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आपके परिवार ने, आपके खानदान ने शासन किया जीवन भर कश्मीर में, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीओके की तुलना कर रहे हो, और सोचिए हाउस में आप बुलवा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। दूसरी एक बड़ी समस्या ये समझ में आती है कि ग्वादर एयरपोर्ट को लेकर जिसकी बहुत चर्चा अभी भी होती है पावर कॉरिडोर में, कि उस समय नेहरू का वो छोड़ना ग्वादर एयरपोर्ट, जो कि आज चीन के लिए इतनी बड़ी चीज बना हुआ है पोर्ट, उसको छोड़ना ओमान देना चाह रहा था भारत को 1956 में, 55-56 में। भारत ने, नेहरू जी ने तब नहीं लिया, ये सोच के कहा यह जाता है कि क्योंकि जमीन से कोई कनेक्ट नहीं था इसलिए वो नहीं लिया कि सुरक्षा कैसे करेंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि शायद अंदर खाने उनको यह था कि पाकिस्तान से फिर भी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, और अगर हमने ग्वादर ले लिया तो एक इरिटेट ग्वादर तो उनके हो जाएगा, उनके बलूचिस्तान में लगता उसको है। सटा हुआ। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कितनी बड़ी चीज हाँ, एक वक्त वो भारत के कब्जे में हो सकता था अभी। ओमान दे रहा था ऑलरेडी, ओमान का शासन था वहां पे, और लगभग 200 साल तक ओमान का उस पर शासन रहा। उसके बाद ओमान भारत को दे रहा था, नेहरू जी ने मना किया। मना करने के पीछे वजह ये बताई गई कि क्योंकि जमीन से कनेक्शन नहीं था, तो सुरक्षा के लिहाज से वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता। लेकिन एक दूसरा तबका ये था जो कि मानता है कि नेहरू तब ये सोच रहे थे कि शायद पीएम से, पाकिस्तान से फिर भी अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, तो अगर हमने ग्वादर ले लिया तो फिर एक इरिटेंट इससे ख्याल आया मुझे, पाकिस्तान की हमारे बात ही नहीं होती। मतलब कोई आपका पड़ोसी है और ठीक ठाक साइज में भी है, और आपके जो हमारा इतिहास रहा है, चर्चा ही खत्म होगी और पाकिस्तान। सोचिए ये बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी सरकार की 2014 से पहले। दो चीजें हुई, अब तो टीवी पे भी नहीं दिखता एक पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान कहीं को relevant इंटरनेशनल ही लेवल नहीं पे जो जोड़कर देखा जाता था, डीहाइफनेट कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। मोदी ने एक बार बोले भी, छोड़ो पाकिस्तान को, अपनी मौत अब मरेगा आपको कोई। ऐसा कोई नहीं दिखेगा कि भारत आने से पहले या भारत में आने के बाद जो है पाकिस्तान किया। उस लाइन को फिर से याद दिलाइए जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, वही लाइन है, अरे छोड़ो पाकिस्तान को, अपनी मौत खुद मरेगा, ये बोला था उन्होंने। यही है और यही होना है। लेकिन अब ये तो फिर होना यही है, इसलिए तो बहुत साल वेट नहीं करना है। जोशी को बुलाना एक पड़ेगा। चीज मैं आपको एक और दिलचस्प चीज पाकिस्तान बताऊं कब टूटेगा? सौरभ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, हम लोग के पास जो दाऊद की ज्योतिषी चर्चा हुई थी निकाल के भी ना, दिखा देंगे। कि दाऊद एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे यहाँ देश की जो व्यवस्था की जो है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन उतना सटीक है। भैया मजेदार बात बता रहे हैं। अब थोड़ा नहीं, पिछली बार बेड से ठीक 6 फीट ऊपर तक उनका कोई भी मूवमेंट दाऊद इब्राहिम का होता है, वो वॉशरूम जा रहा है, किस कमरे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें एकदम से रडार पे हैं, और इसलिए उसका मूवमेंट एकदम बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में भी कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हो गया आप कह रहे हैं इतना जानते हैं उसके वेयरअबाउट्स के बारे में। न सिर्फ जान रहे हैं बल्कि उतनी मॉनिटरिंग उसकी लगातार उस लेवल पे की जा रही है। पिछली तो उसका बार इलाज क्यों नहीं हो रहा अभी तक? पिछली बार घर जो से बाहर तो अटैक निकले? नहीं, जो अटैक हुआ था पिछली बार, नहीं, वो तो वहां के लोकल उसके इश्यूज थे। नहीं, लोकल इश्यूज नहीं थे, इंडिया के एजेंट थे। पता नहीं, ये वो मुझे जानकारी नहीं है। गलत फहमी में जो है, वो हड़बड़ी में एक विला पहले या 2 विला 30 पहले जो है 30 फीट की दूरी अटैक पे। करके 30 चले फीट की आए। दूरी नहीं, दाऊद की बात कर रहे हैं। हाँ, आप? दाऊद की बात या कर हाफिज सईद की बात कर दाऊद रहे हैं? नहीं, दाऊद हाफिज की। सईद के साथ तो ऐसा हुआ है। नहीं, दाऊद की बात दाऊद वाली की बात करूं भाई, दाऊद सबसे बड़ा भारत के टारगेट हिसाब से वही तो है। जिसको न्याय देना है तो दाऊद ही है ना। नहीं, हाफिज सईद के घर के पास भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आप याद कीजिए हालांकि एक बार। भारत का दूसरे देश में कोई दखल नहीं रहता है, वो तो पाकिस्तान की सारी अंदरूनी समस्या उसके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोल रहा है। पर मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा दाऊद के इस संदर्भ में। अब लाल कृष्ण आडवाणी इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से आगरा समिट के अंदर उठाना चाहते थे, तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ के लिए पूरा डॉजियर तैयार किया। उसमें जो देवेंद्र बता रहे हैं ना, इस तरह की जानकारी थी कि दाऊद यहाँ, दाऊद यहाँ, दाऊद यहाँ। और जब मुशर्रफ पहुंचे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी उनसे राष्ट्रपति भवन में मिलने गए। वो उस वक्त राष्ट्रपति भवन के अंदर रुके हुए थे, तो वो मीटिंग राष्ट्रपति भवन के अंदर थी। तो उन्होंने कहा कि दाऊद, और ये देखिए हमारे पास ये पूरा डॉजियर मौजूद है। तो परवेज मुशर्रफ ने इस तरफ देखा, फिर ऐसे देखा, और फिर आई टू आई कॉन्टैक्ट बिना करे उनसे कहा कि नहीं सर, वो हमारे देश में नहीं है। मालूम ये पड़ा कि कुछ घंटे पहले उसे फ्लाई कराया गया
एक देश में कुछ घंटे के लिए उतारा गया, और जब तक परवेज मुशर्रफ आगरा समिट के अंदर थे तब तक वो पाकिस्तान की धरती पर नहीं था, और जैसे ही परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से उड़े उस थे, वक्त परवेज मुशर्रफ ठीक बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, फॉर द रिकॉर्ड वो ठीक थे, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं ना कि दाऊद पाकिस्तान में है और उसके ही टुकड़ों पे लेकिन पड़ा। अब आप एक सोचिए और फर्क है, जैसे आप जो बता रहे हैं ना, उस समय सिर्फ ये था कि दाऊद के कुछ इवेंट के बारे में, कुछ मूवमेंट के बारे में बताया गया था। अभी का मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो मॉनिटरिंग हो रही है कि दाऊद वहां से अगर निकल के कहीं गए होते तो वो भी पता है, घर से बाहर भी अगर आप निकल रहे हो, हमें ये बताया गया कि 6 फीट ऊपर, मतलब जो बेड है उसका, उसके 6 फीट ऊपर अब तक सर मैं monitoring पता नहीं कितना यकीन करें इन बातों पर, सॉरी मैं आपकी बात को डिसबिलीव नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना, कभी कोई आकर खुलकर कोई बोलेगा नहीं, अच्छा। कोई क्लेम करेगा नहीं, और वो अपनी बेटी या बेटा की शादी कर गया दुबई में आके। ये तो सोचिए, अगर आप- कुछ साल पहले की तो बात वो है। परिस्थितियां अगर दूसरी थी, आप सैटेलाइट तकनीक वो को समझें, परिस्थितियां दूसरी इससे थी। पहले कब सुना था कि पाकिस्तान में जो है आतंकवादियों को जो है चुन चुन कर गोली मार रहा है आपस कोई में मार रहा है एक अनजान मोटरसाइकिल वाला आता है, गोली मार वही के लोग होते हैं, वही जाते हैं वही मारते हैं। और सैटेलाइट की तकनीक अगर जी। समझिए तो लगेगा कि काम कितना आसान है। और आप तो देखते हैं ना आजकल, कोई भी फिल्म देखिए या कोई भी वेब सीरीज देख लीजिए, लाइव प्रसारण होता है, जो छोटा से बड़ा मिलिट्री या स्पाई ऑपरेशन चल रहा है उसका। चलिए, अब पीओके पर हम लोगों ने आज बात की, तो मैं आपकी बात सर, हम लोग फिर यहाँ की मतलब इस प्रोग्राम से कोई एक सूत्र लेकर के जा रहे हैं, तो आपकी बात कि करेगा तो मोदी, इसमें कुछ और करने पर कुछ ना कुछ विचार चल रहा है, या कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल क्या चल रहा है पता नहीं। दया कुछ तो बिना आग के धुआं नहीं उठता। बिना आग के धुआं नहीं उठता। चलिए साहब, जो चल रहा है जब होगा तो हमें पता भी चलेगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए आपका। प्रदीप जी, दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया।